नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आपके मॉर्निंग का सुपर डोज लेकर हाजिर हैं हम दोनों एंकर्स। तो चलिए गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ग्रेटर नोएडा से आ रही है। एक बार फिर गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है ग्रेटर नोएडा, जहां गोकशी करने वाले 25,000 के इनामी बदमाशों को दादरी पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और उसमें 3 शातिर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 बदमाशों को जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। वहीं इनके 2 अंधेरे का फायदा उठाकर जो साथी हैं वो फरार हो गए हैं। गोकशी के बदमाशों से एक सेंट्रो कार के अंदर गोवंश, रस्सी, चाकू और ढेर सारा गोकशी करने का सामान बरामद किया गया है। इनके पास से 3 अवैध तमंचे, कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जा फटाफट और जमील वांटेड था, उसको गोली लगी है। 25,000 रुपया इनाम था उस पर। 2 नए बछड़े, सेंट्रो गाड़ी, छुरा, गणासा, 3 तमंचे, ढेर सारे कारतूस, रस्सी, सिरिंज, इंजेक्शन, ये सारा सामान बरामद हुआ था। पूरी तैयारी के साथ ये आते हैं और ये घटना को अंजाम देते हैं। ये शासन की प्राथमिकता में भी है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है गौकशों के विरुद्ध। उसके लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं, संवेदनशील हैं और यही कारण है कि लगातार इनके पीछे हम पड़े हुए हैं और इनको नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई भी करेंगे। बाराबंकी में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी शातिर अपराधी सुकेश चौहान गोली लगने से घायल हो। मुठभेड़ में स्वाट टीम का एक सिपाही भी जख्मी हुआ है, घायल हुआ है। दरअसल सूचना पर देवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्वारी रोड पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद उसने अपराधियों को रुकने का इशारा किया, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद से पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में 20,000 का इनामी शातिर अपराधी पकड़ा गया है, अब जख्मी है, इसका इलाज करवाया जा रहा है। स्वाट टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली। लंबे वक्त से इस अपराधी की तलाश की जा रही थी। अब 2 घटनाएं, ये आज की 2 प्रमुख खबरें, ये पुलिस की कार्रवाई की खबरें, जहां अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई, ग्रेटर नोएडा में और बाराबंकी में, और शातिर अपराधी अब लचक लचक कर चल रहे हैं। अब पकड़े गए हैं, पुलिस ने पकड़ लिया है, जख्मी हुए हैं। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। 7 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। प्रियंका निरंजन जालौन की डीएम बनी है, अनुज सिंह डीएम हापुड़। इसके अलावा आरिका अखौरी डीएम भदोही बने हैं। संजीव रंजन डीएम संभल का पदभार संभालेंगे। सैमुअल पॉल डीएम अंबेडकर नगर बनाए गए हैं। आदित्य सिंह डीएम बलिया, तो विभा चहल डीएम एटा बनी है। तो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है सूबे में। किसको कौन से जिले का पदभार दिया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में 7 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के डीएम बदले गए हैं। ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी दादरी के न्यू शॉपिंग सेंटर में कॉस्मेटिक की दुकान में अचानक आग लगी। मौके पर पहुंची सीआईएसएफ की फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कॉस्मेटिक की दुकान में लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। कॉस्मेटिक की दुकान से ये लपटें बाहर आ रही हैं और कितनी ऊंची ऊंची लपटें हैं। सीआईएसएफ की गाड़ी फायर, और उन्होंने आग पर काबू पाने के फिर प्रयास शुरू किए। शॉर्ट सर्किट के चलते बताया जा रहा है कि आग लगी होगी। ये कॉस्मेटिक की दुकान थी ग्रेटर नोएडा में। और बड़ी खबर उत्तराखंड त्रासदी से जुड़ी हुई। तपोवन में राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। कुल मिलाकर 206 लोग लापता, जिनमें से अभी तक 36 के शव मिल चुके हैं। नदी किनारे ये शव बरामद हुए हैं। अभी तक 2 लोगों को जिंदा भी निकाला जा चुका है। अब भी 168 लोग लापता चल रहे हैं। तो लगातार तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 206 लोगों के लापता होने की खबर है। 2 लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है। अभी भी 168 लोग ऐसे हैं
जिनका कोई पता नहीं है, वो सभी लोग लापता चल रहे हैं। दूसरी तरफ राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। टनल से मलबा निकालने की कोशिश लगातार जारी है। अभी तक 36 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 168 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आर्मी हो, आईटीबीपी हो, वहां पर तैनात है। और अब सीधा रुख करते हैं चमोली का ही, तपोवन का ही। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी वहां से जुड़ गए। अजीत, रात भर में क्या क्या हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या रात भर हुआ है, सबसे पहले अपडेट्स आप दर्शकों को दीजिए। राजू, देखिए, जैसे कल 2 बजे एक ऋषि गंगा में पानी बढ़ने की बात आई थी, तो पानी का स्तर जो है 2-3 फीट बढ़ गया था, लेकिन शाम होते होते वो सामान्य हो गया। और वो जो पानी दोबारा आने की या दोबारा ऐसा कोई एवलांच आने की जो गुंजाइश थी, जो संभावनाएं थी, वो अब नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए पानी बढ़ा, लेकिन फिर वो सामान्य हो गया है। उसके कारण ये बताया जा रहा है कि उधर कोई एक झील बन रही है। श्रीनगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक जियोलॉजिस्ट की टीम वहाँ पर गई भी थी और उन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया है। हेलीकॉप्टर से उनको प्रशासन ने वहाँ पहुँचाया था, तो उन्होंने देखा, और हम एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को इस बात को दिखाया भी है कि उन्होंने वहाँ क्या अध्ययन किया है। वो कह रहे हैं कि ऋषि गंगा के एक मुहाने पर एक झील बन रही है और वो कभी भी टूट सकती है। उसका रिसाव करना जरूरी है, उसके पानी को थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा। तो ये तो स्थिति इधर जो जहाँ से आपदा आई थी उस हिस्से की हुई। अब मैं आता हूँ रैणी गांव में। रैणी गांव में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल जब पानी बढ़ा तब थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। वहाँ पर लोगों की सर्च हो रही है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ के डॉग स्क्वाड वहाँ पर लोगों को ऊपर पहाड़ में, जंगल में ढूंढने का काम कर रहे हैं। वो तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम कोशिशें हो रही है, लेकिन तमाम जटिलताएं अपनी जगह जस की तस खड़ी हुई है। अब मैं आपको टनल का हाल बताता हूँ। आस्था, टनल पर कल उसी तरह की अफरा तफरी थी। जैसे ही पानी बढ़ा और पानी बढ़ने के बाद वहाँ से सारी मशीनें बाहर निकाल ली गई। जितने भी हमारे फोर्सेज के लोग थे, हमारे काम करने वाले लोग थे जो रेस्क्यू कर रहे थे, वो चाहे ड्राइवर हो, चाहे वो ईंधन ढोने वाले लोग हो, वो सबको वहाँ से बिल्कुल। और यही एक दिक्कत भी आ रही है, जितनी तेजी से मलबे को निकालने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह की चुनौतियां बार बार आ रही हैं, जिसके कारण इस काम को रोकना पड़ रहा है। इसीलिए इसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी है। आप नजर बनाए रखिए अजीत, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उससे आपको भी साफ हो जाएगा कि चमोली में आए सैलाब का खतरा अब भी कम नहीं हुआ है। और ये दावा किया है एक जियोलॉजिकल एक्सपर्ट ने, जो कि एचएनबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर नरेश राणा की माने तो यहाँ पर सैलाब आया था, उस जगह के मुहाने पर एक झील बन गई है और यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, यानी कि ये खतरा अब और बड़ा होता दिखाई दे रहा है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ दरअसल हुआ क्या है। दरअसल जो सैलाब आया वो बेहद तेजी से नीचे आया। जिस पहाड़ी से लाखों टन बर्फ तेजी से फिसलकर सैलाब के रूप में नीचे आई, वो समुद्र तल से 5600 मीटर की ऊंचाई पर थी। इस पहाड़ी से लाखों टन बर्फ पिघली और करीब 37 डिग्री के ढलान से तेजी से नीचे की ओर आई। तेज ढलान पर यह सैलाब 3 किलोमीटर तक नीचे आता रहा और 3600 मीटर की ऊंचाई पर रौंधी गदेरा नदी की धारा से टकराया। जब ये सैलाब नदी से टकराया तो बर्फबारी की वजह से कुछ देर तक ये टिका जरूर रहा और इस दौरान यहां पर बांध जैसा स्ट्रक्चर बन गया। वहीं जब यहां से सैलाब आगे बढ़ा तो इसकी वजह से सीधे ऋषि गंगा डैम पर तबाही मची। पूरा तपोवन सैलाब की चपेट में आ गया। वहीं अब प्रोफेसर नरेश राणा ये दावा कर रहे हैं कि जिस ढलान से सैलाब नीचे आया, उसके मुहाने पर पानी की झील बन गई है और अगर ये झील आगे टूटती है तो पिछली बार से ज्यादा बड़ी तबाही मच सकती है। अब आपको सुनवाते हैं कि इस नए खतरे को लेकर क्या कहना है एचएनबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नरेश राणा का, जिनका यह दावा है कि उन्होंने इस झील को देखा है जिसमें पानी जमा हो रहा है और आने वाले वक्त में यह झील मुसीबत का बड़ा सबब बन सकती है। यहाँ पे जो रौंठी स्ट्रीम है और जो ऋषि गंगा स्ट्रीम है, उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रौंठी स्ट्रीम से ही आया है। और जैसा कि अभी ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है, वो ऊपर वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस एरिया को पहले देखा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषि गंगा है, जो मेन स्ट्रीम है,
वो ऋषि गंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषि गंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा, और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषि गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है। और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है, और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं तो ये एक्सपर्ट ने खतरा जाहिर किया है। हालांकि ये अच्छी बात है कि पहले ही इसको भांप लिया गया है और इसको ठीक करने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सुपरफास्ट अंदाज में आपको अवध की खबरें दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लखनऊ के विभूति खंड में अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी बंधन ने आजमगढ़ कोर्ट में सरेंडर किया। बंधन पर शूटर्स की मदद करने का आरोप है। अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत गुरुवार को दिव्यांगजन की समस्या के निपटारे के लिए स्पेशल कैंप लगाया गया। कैंप में दिव्यांगजनों के लाइसेंस और उनके लिए स्पेशल रूम से बनाए गए अनुकूलित वाहनों के पंजीयन के बारे में जानकारी दी गई। बाराबंकी पुलिस ने ओबरी जंगल से 2 अंतर जनपदीय मार्फिन तस्कर मोहम्मद रईस और मुफीर को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए कीमत की 912 ग्राम मॉर्फिन और मौके से 2 मोटरसाइकिल और 1 फोन बरामद किया। अमेठी के बाजार शुक्ल थाना इलाके में नजर अली का पूर्वा और नट का पूर्वा गांव में पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी की। मौके से 11 क्विंटल लहन बरामद की गई। 38 लीटर कच्ची शराब भी। सुल्तानपुर में बेकाबू कार ने बाइक सवार छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक छात्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने योगी सरकार की सराहना की। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या के सकुशल संपन्न होने पर संतों ने सराहना की। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र के मझिल गांव NH2 के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार सिपाही की हादसे में मौत हो गई। प्रतापगढ़ के कौड़हौर में मदफरपुर बाजार में शराबी सिपाहियों ने बेसमेंट चेक करने के बहाने घर में घुसकर छेड़खानी की। मौके पर पहुंचे पति की पिटाई की गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने फिर पुलिस वाले को पीटा। और अवध सुपरफास्ट के बाद रुक करते एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेताओं की महापंचायत लगातार जारी है। आज मुरादाबाद में नरेश टिकैत महापंचायत करने जा रहे हैं, तो मथुरा में जयंत चौधरी की महापंचायत होने जा रही है। राकेश टिकैत ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में महापंचायत करने का फैसला किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने की कोशिश। तो लगातार महापंचायतों का आयोजन अलग अलग राज्यों में हो रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ नेताओं की आज महापंचायत है। आज मुरादाबाद में नरेश टिकैत महापंचायत करने जा रहे हैं, तो मथुरा में जयंत चौधरी होंगे, यहां पर वो किसानों के साथ महापंचायत करेंगे। राकेश टिकैत हरियाणा के बहादुरगढ़ में होंगे और यहां पर किसानों के साथ महापंचायत करेंगे। यूपी में आज लगातार दूसरे दिन कोविड टीकाकरण, ये वैक्सीनेशन जारी रहेगा और आज करीब 2,15,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगने वाला है। तो कोविड टीका लगेगा आज। 2 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। पुलिस, नगर निगम के सफाई कर्मचारी, राजस्व विभाग के लोगों को यह टीका लगेगा और प्रदेश में करीब 1,722 सेशन बनाए जाएंगे। सुबह 9 बजे से ये टीकाकरण अभियान शुरू होगा, वैक्सीनेशन शुरू होगा। सभी जिलों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो दोनों वैक्सीन है, इन्हीं का इस्तेमाल होगा। सुबह 9 बजे से शुरुआत इसकी होगी। कल के दिन भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अपना टीका लगवाया था, अन्य लोगों को टीका लगा था और आज भी ये टीकाकरण अभियान चलेगा। और इस पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा, सीधे अब आपको शैलेश अरोड़ा के पास ही लिए चलते हैं। शैलेश, बताइएगा आंकड़ों के लिहाज से अभी तक का जो वैक्सीनेशन है उत्तर प्रदेश में वो कहां तक पहुंचा है और जो टारगेट डिसाइड किया गया था उससे कितना पीछे है यूपी फिलहाल?
आस्था देखिए, अगर बात करें तो देखिए दूसरा चरण इस समय चल रहा है। पहला चरण था हेल्थ वर्कर्स का, और अगर हेल्थ वर्कर्स में देखें तो करीब 9 लाख को वैक्सीन लग गई थी, जिसमें से 6.25 लाख से ज़्यादा ने वैक्सीन ली है। जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए 15 तारीख को मॉप अप राउंड किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब जो दूसरा चरण चल रहा है ये फ्रंट लाइन वर्कर्स का, जिसमें पुलिस के जवान हैं, नगर निगम सफाई कर्मी, राजस्व परिषद के लोग, पंचायती राज विभाग के लोग, ये सब लोग शामिल है। इनका अब जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसका दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है, और प्रदेश में लगभग 2,15,000 जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है इनको वैक्सीन दी जानी है। कुल 1722 सेशन यानी 1722 बूथ बनाए गए हैं जहां पर ये वैक्सीनेशन का काम होगा। हर बूथ पर लगभग 125 फ्रंट लाइन वर्कर्स को बुलाया गया है, और जो लक्ष्य है वो जल्द से जल्द दूसरे चरण को खत्म करने का, उसका पूरा कैलेंडर जो है वो जारी किया जा चुका है। और अगर बात करें कल जो पहला दिन था, क्योंकि देखिए लगातार 2 दिन हो रहा है वैक्सीनेशन, 11 तारीख को हुआ, आज 12 तारीख को हुआ। 11 तारीख की अगर बात करते हैं तो कोविन पोर्टल जो केंद्र सरकार का है उसके अनुसार देर रात 9 बजे तक लगभग 48 से 49% की रिपोर्ट वैक्सीनेशन की आ चुकी थी, बाकी रिपोर्ट्स अपडेट हो रही थी। तो अगर देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स के मामले में पहले ही ये मानकर चल रहा था स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियाँ आएंगी। चुनौती सबसे बड़ी जो है वो ये है कि डॉक्टर्स में जहां पर डॉक्टर कार्यरत है वहीं पर उनका वैक्सीनेशन होना है, उन्हें कहीं जाना नहीं है, लेकिन पुलिस कर्मियों के साथ उनकी ड्यूटी कहीं पर है, संभव है उनकी सुरक्षा के लिए कहीं ड्यूटी। यानी कि आप बता रहे हैं कि चुनौतियां हैं। शैलेश, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, अपडेट्स के लाएंगे। चलिए, पूर्वांचल के बाद यूपी में आज दिन भर किस तरह की हलचल रहने वाली है वो आपको बता देते हैं। आज सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आवासीय लाभार्थियों को घरौनी सर्टिफिकेट बांटेंगे। सीएम ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र देंगे। इस प्रमाण पत्र के जरिए अब ग्रामीण बैंकों से लोन पा सकेंगे। दोपहर 12:30 बजे सीएम नीति आयोग की बैठक करेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 6 बजे मंडी परिषद बोर्ड की मीटिंग में शामिल होंगे सीएम। उधर लखनऊ पेपरलेस बजट के लिए आज से विधायकों को आईपैड ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, और इस ट्रेनिंग सेशन को 3 दिन तक के लिए रखा गया है। इस सेशन में 3 अलग अलग चरणों में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। पहला सेशन सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा। एनआईसी के टेक्निकल एक्सपर्ट्स ये ट्रेनिंग देंगे, और 14 फरवरी तक ये पूरा ट्रेनिंग सेशन चलेगा। इसके अलावा किसान आंदोलन का आज 79वां दिन है। मुरादाबाद में बिलारी में गन्ना सोसाइटी के मैदान में भाकियों की महापंचायत होने जा रही है। मुरादाबाद, संभल, बदायूं, अमरोहा और रामपुर के किसान इसमें शामिल होंगे। भाकियों अध्यक्ष नरेश टिकैत महापंचायत में शामिल होंगे। दोपहर एक बड़े नरेश टिकैत जो है नेता, वो महापंचायत में शामिल होंगे। कृषि कानून के विरोध में किसानों को एकजुट करने की कोशिश इस महापंचायत के दौरान रहेगी। अब उत्तराखंड में क्या रहने वाला खास आपको बताते हैं। चमोली में आपदा प्रभावित क्षेत्र रैणी तपोवन में राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। जिला प्रशासन की देखरेख में आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लापता और टनल में फंसे हुए लोगों को निकालने में दिन रात जुटी हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा में लापता 206 लोगों में से अब तक 36 लोगों के शव नदी के किनारे अलग अलग जगहों से बरामद हुए। आपदा में 36 लोगों के शव तो 2 लोग जिंदा भी बचाए गए। 168 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। आर्मी ने तपोवन पर करीब 5 दिन के बाद एक टेम्पररी पुल का निर्माण कर लिया है, और यह पुल धौली गंगा के ऊपर बनाया गया है। देहरादून ट्रेनी आईएएस अफसरों के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का संबोधन का कार्यक्रम है। आज 11 बजे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स के सम्मेलन में शिरकत करेंगे।